नमस्कार, कैसे हैं आप लोग और क्या हाल चाल और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और सभी चीज़ों को रिवीजन कर रहे होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पढ़ रहे होंगे। बहुत ढेर सारी बच्चों की डिमांड थी कि भैया वन शॉट लाओ, वन शॉट लाओ, वन शॉट लाओ। तो वन शॉट वीडियो हम आपको देने लगे हैं। पहला पुष्पी पादुकों का लैंगिक जनन, जीवों में जनन, मानव जनन, 3 चैप्टर तक के वन शॉट वीडियो आपको अच्छी तरीके से मिल गए हैं। अब आज का जो चैप्टर है वो है जनन स्वास्थ्य। इस चैप्टर में आज हम वन शॉट वीडियो को डिस्कस करेंगे। जितने भी वन शॉट वीडियो पूछे जा मतलब वन शॉट वीडियो हम आज जनन स्वास्थ्य का आपको देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में पर्सनली आप लोग टाइटल, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन पढ़ के समझ गए होंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो चैप्टर है उसी का वन शॉट वीडियो आने वाला है। आपको मैं थोड़ा सा एक चीज़ कंफर्म करते चलूँ। कई लोग पूछते रहते हैं कि भैया वन शॉट वीडियो देखें या फिर रेफरेंस पढ़ें, पूरा जो पार्ट बाय पार्ट वीडियो है उनको पढ़ें। तो देखिए, वन शॉट वीडियो में क्या होता है, एक फास्ट ट्रैक रिवीजन होता है, क्रैश कोर्स की तरह रिवीजन हो जाता है, जल्दी से सारी चीज़ें आपको रिकॉल हो जाती हैं। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि आप लोग जो पार्ट बाय पार्ट वीडियो है ना उनको अच्छे तरीके से देखिए, है ना, क्योंकि बुक तो पढ़नी पड़ेगी बहुत अच्छे तरीके से और एक बार पढ़ने में कोई चीज़ याद नहीं हो जाती है। इसलिए यदि आपको याद करना है, आपको चीज़ें नहीं याद हो रही हैं, तो याद करने का सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल तरीका है, रिपीटेशन, रिवीजन। जितनी भी बार आप किसी चीज़ को रिपीट करोगे, जितनी भी बार आप किसी चीज़ का रिवीजन करोगे, आपको चीज़ें याद होती जाएंगी। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन भी रहता है कि बादाम खा लें, ये खा लें, वो खा लें। देखो, बादाम खाने से आपको याद नहीं हो जाएगा। उसके लिए एक चटनी आती है, दिमागीन चटनी। दिमागीन चटनी खा लिया करो थोड़ा सा, है ना। बहुत पहले हमसे किसी ने बताया था और हमने हमने भी उसको खाया था। तो है ना, उसको खा सकते हो। बाकी याद करने का सिंपल तरीका है रिवीजन। जितनी भी बार किसी भी चीज़ का रिवीजन होगा, रिपीटेशन होगा, उतनी बार चीज़ें आपको याद होती जाएंगी। जो चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है उनको बार बार आपको रिवीजन करना होगा। कॉपी खोलना है, देख लेना है। देखो, सबसे बड़ी बात बताता हूँ मैं, जब आप एक चैप्टर को पढ़ते हो तो 5 घंटे लगते हैं, रिवीजन करने में मात्र 2 घंटे लगते हैं, है ना। और अगर तीसरी बार रिवीजन करें तो मात्र 1 घंटे लगेगा, और अगर चौथी बार रिवीजन करें तो वही समय कम होता जाएगा। लेकिन लोग एक बार 5 घंटे पढ़ लेते हैं, फिर कहेंगे ओ भाई बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत खतरनाक है। जैसे देखो, ये चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य। इसको मैंने पढ़ाया, है ना, इसमें थोड़ा सा ठीक ठाक लिखा हुआ है। इसको मैंने पढ़ाया। जब मैं पढ़ रहा था इसको शुरू में, जब मैं पढ़ाने के लिए आया था 2021 का सेशन वाले में, वहाँ पे आया था, तो पहले मैं इसको करीब 2-3 दिन इसको तो मैं पढ़ा था अच्छे से। चैप्टर 3 दिन में पढ़ा इस चैप्टर को। 3 दिन पढ़ने के बाद मैंने इसके 2 लेक्चर बनाए, सिर्फ 2 लेक्चर, एक आधे आधे वो 45-45 मिनट, 50-50 मिनट के 2 लेक्चर बनाए। अब क्या हुआ, अगली बार हुआ मात्र 4 घंटे पढ़ा, समझ में आ गया। फिर तीसरी बार, अब की बार क्या हुआ, किताब खोला, बस पॉइंट लिखा, बस पढ़ाने लगा, पढ़ा डाला, रेफरेंस में जो पढ़ाया हूँ पढ़ा डाला। अब क्या है, अब इस बार क्या है, इस बार सीधे ये देखिए, ये मार्कर उठेगा और ये जनन स्वास्थ्य अब चालू हो जाएगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ अब ये तुरंत पढ़ाने लगूंगा। अब मुझे कोई भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए कहता हूँ रिपीटेशन करो, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य, मानव जनन में आप लोगों ने पढ़ा जनन अंग के बारे में, है ना। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, किसके बारे में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में आपने पढ़ा। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, आपने पढ़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना। इसी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हेल्दी रखने के लिए ये चैप्टर है ना। इस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसको हेल्दी रखने के लिए हम लोग पढ़ते हैं, है ना। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, यानी कि जनन तंत्र को कैसे स्वच्छ रखा जाए, कैसे उनकी साफ सफाई की जाए, है ना। क्योंकि आपको हाथ की साफ सफाई करने के लिए बताए जाते हैं, बाल जल रहे हैं तो उसकी दवाई बताई जाती है। लेकिन अगर जनन तंत्र में कोई प्रॉब्लम है तो उसकी दवाई नहीं बताई जाती, उसको छुपाया जाता है, उसको नहीं बताया जाता है। इसलिए देखते देखते बहुत ढेर सारे लोग अपने अंदर बहुत ढेर सारी बीमारियां पाले रहते हैं। और ये ज़्यादातर ये जो बीमारियां होती हैं,
ये फीमेल्स के अंदर देखी जाती हैं, है ना, महिलाओं के अंदर ज़्यादा देखी जाती हैं। तो इसीलिए ये चैप्टर हमको पढ़ाया जाता है। सबसे पहले इस चैप्टर का मोटो पढ़ लेते हैं, है ना। जनन अंगों की, इसमें क्या होता है, जनन अंगों की स्वच्छता एवं देखभाल की जाती है जनन स्वास्थ्य के अंदर। क्या की जाती है, तो जनन अंगों की स्वच्छता एवं देखभाल, है ना, कैसे इसको हम स्वच्छ रख सकते हैं और उसकी कैसे अच्छे तरीके से हम देखभाल कर सकते हैं, यही सारी चीज़ें बताई जाती है। इसमें परिवार नियोजन पढ़ाया जाता है, एमटीपी पढ़ाया जाता है, आईयूडी इंट्रायूट्राइन डिवाइस पढ़ाया जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम पढ़ाया जाता है, और एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी पढ़ाया जाता है, वेनरल डिजीज़ भी पढ़ाया जाता है। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इसको मज़े ले करके बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। वन शॉट वीडियो है, थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए परेशान, हताश, निराश होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कंटिन्यू पढ़ते रहना है, मज़े ले करके सबको समझ आने वाला है। गिर गया, 2 बार गिर चुका है मारकर, तीसरी बार गिरा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखो, जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की परिभाषा, डिफिनीशन के बारे में बात करेंगे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड EALTH हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जब जनन स्वास्थ्य को परिभाषित किया, है ना, जनन स्वास्थ्य की परिभाषा दी, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि जब कोई व्यक्ति शारीरिक, लिख लेना, जब कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक और सामाजिक, रूप से स्वास्थ्य व्यक्ति को ही हम बोल सकते हैं कि ये संपूर्ण रूप से व्यक्ति स्वस्थ है। यदि व्यक्ति को शारीरिक रूप से कोई स्वस्थ है तो हम उसको स्वस्थ नहीं बोल सकते हैं। स्वास्थ्य की डिफिनीशन समझ लीजिए, हेल्थ की डिफिनीशन, कि वो शारीरिक रूप से भी होना चाहिए, मानसिक रूप से बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए, मस्त होना चाहिए, रिलैक्स रहना चाहिए, है ना, और व्यवहारिक, उसका जो बिहेवियर है लोगों से बात करने का, वो भी अच्छा होना चाहिए, और सामाजिक, समाज में बैठने को, समाज को हैंडल करने का बिहेवियर भी उसके अंदर होना चाहिए। तभी हम उसको बोल देंगे कि जनन, ये मतलब ये पूर्ण रूप से स्वास्थ्य है। तो जनन स्वास्थ्य क्या होता है, एक संपूर्ण स्वास्थ्य के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक और सामाजिक रूप से स्वास्थ्य व्यक्ति को ही हम संपूर्ण स्वास्थ्य बोलते हैं, कहते हैं कि ये संपूर्ण रूप से स्वास्थ्य है। ठीक है, ये चीजें चलती गई, स्वास्थ्य की चीजें चलती गई, है ना। शारीरिक, फिजिकल, मेंटल, बिहेवियर और सोशल। क्या होता है कि भारत के अंदर, भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। कैसे तेजी से, बहुत तेजी से। तो 1951 में, याद रखना आंकड़ा, 1951 में भारत सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून लगाया, उसका नाम रखा गया परिवार नियोजन। परिवार नियोजन। एक चीज और याद रखना कि ये जो परिवार नियोजन है, फैमिली प्लानिंग है, ये भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां पर परिवार नियोजन पहले लगाया गया। 1951, अंग्रेजों के जाने के कुछ दिन बाद ही परिवार नियोजन लगाया गया, है ना। और ये छोटे मोटे स्तर पर नहीं, ये पूरे भारत के स्तर, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इसको लगाया गया, है ना। आज ये परिवार नियोजन और परिवार कल्याण द्वारा जाना जाता है ना। कैसे, परिवार नियोजन, परिवार कल्याण। देखो, जनसंख्या बढ़ी क्यों, ये समझो पहले। जनसंख्या इसलिए बढ़ी क्योंकि मृत्यु दर में कमी हुई। क्या हुई, मृत्यु दर में कमी हुई, जो बूढ़े लोग थे वो कम मर रहे थे। सेकेंड पॉइंट, शिशु
जन्म दर में वृद्धि, है ना। शिशु जो जन्म ले रहे थे, बच्चे जो जन्म ले रहे थे, अब उनको हॉस्पिटल की सुविधा मिल रही थी, सारी चीजें, एजुकेशन मिल रहा था, तो शिशु बच जा रहे थे, नहीं पहले शिशु मर जाते थे। इसके बाद मातृ मृत्यु दर में कमी। मातृ मृत्यु दर मतलब जब माँ एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है, उस समय क्या होता था, या तो बचवा बचता था या तो माँ बचती थी, एक न एक दो लोग मर जाते थे। कभी कभी ऐसा होता दोनों लोग मर जाते थे, जनसंख्या नियंत्रण थी। लेकिन जब दोनों बचने लगे तो माँ बच गई, फिर एक दो साल बाद फिर एक बचवा ले आई, फिर बच्चा बाहर आया, फिर एक दो साल बाद फिर एक नया बच्चा आ गया, ऐसे करके जनसंख्या बढ़ने लगी। तो अब क्या हुआ, मातृ मृत्यु दर में कमी हो गई, सारी फैसिलिटीज मिलने लगी, माँ भी बच जाने लगी। इसके बाद क्या हुआ कि जो जनन करने वाले जो लोग हैं, है ना, जनन जो है जिसको यौवनावस्था बोलते हैं, है ना, उन लोगों की संख्या बढ़ती गई। समझ रहे हो कि जो जैसे जो रिप्रोडक्टिव फेज में है ना, 20-21 साल, युवाओं की संख्या बढ़ती गई, तो जनसंख्या बढ़ गई तेजी से। अब अगर जनसंख्या बढ़ेगी, क्या होगा, अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो सबसे पहले आएगा भोजन कमी, है ना, भोजन, फिर कपड़ा, फिर आवास, फिर शिक्षा, चार चीजों में कमी आएगी। और अगर ये चार चीजें हमेशा कम होती रहेंगी तो क्या होगा, क्या किसी देश का, किसी घर का विकास हो सकता है? नहीं होगा। बिल्कुल सिंपल डिफिनीशन इसकी समझो कि यदि आपके घर में 5 या 10 भाई बहन हैं, किसी के घर में सिर्फ एक बेटा है या 2 भाई बहन हैं, 2 लोग हैं, आपके घर में 10 लोग हैं, तो बताइए सबसे अच्छा खाना कौन खाएगा, 10 बच्चों वाला कि 2 बच्चों वाला? आप बताएंगे जिसके घर में 2 हैं वही अच्छा खाना खाएगा। अच्छे कपड़े कौन पहनेगा? बोलो कि भैया जो 2 हैं वही अच्छे कपड़े पहने। अच्छा एजुकेशन किसको मिलेगा? भैया जो 2 हैं उसी को मिलेगा, इन 10 को नहीं मिल पाएगा सही से, इनको प्राइमरी भेज दिया जाएगा, है ना। तो इसीलिए जनसंख्या की यदि वृद्धि होती है तो उसके कई दुष्प्रभाव निकलते हैं। भारत में आज से जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लगाया गया, जनसंख्या के बारे में बचाव नहीं किया गया, बहुत पहले से किया जाता है, 1951 से। यहां पे आपको बताया जाता है, एक वो 2 ही बच्चे सबसे अच्छे, हम 2 हमारे 2, है ना, ऐसे करके स्लोगन चिपकाया जाता था। आपको बता दें ये एक बड़े लेवल पर चलता था। जैसे आज की डेट में स्कूल कॉलेजेस में पेंट कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है, ये पहले डाक टिकट में जो चीज़ें लोग छूते हैं, देखते हैं, डेली उनका यूज़ होता है, उसमें चिपका देते थे, बताते थे कि भैया ऐसे करो, चचा ज़्यादा बच्चे मत पैदा करो। ये अच्छा, ये ज़्यादा बच्चे होने के रीजन है, सबसे बड़ा रीजन ये है कि जागरूकता की कमी सबसे बड़ा रीजन है जनसंख्या वृद्धि का, जागरूकता की कमी, और दूसरा शिक्षा का अभाव। समझ रहे हो, सबसे बड़ा रीजन है लोग जागरूक नहीं थे, लोग समझदार नहीं थे, और सबसे बड़ी चीज है शिक्षा का अभाव था, प्रॉपरली सबको शिक्षा नहीं मिल रही थी। देखो जो जनन स्वास्थ्य है ना, जो मतलब ये परिवार नियोजन है, ये अगर पूछा जाए आज की डेट में वर्तमान समय में ये क्या काम कर रही है, वर्तमान समय में आप हॉस्पिटल गए हो तो वहाँ पे आपको RCH नंबर देना पड़ता है जब किसी का बच्चा पैदा होता है। RCH क्या होता है? रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ। तो वर्तमान समय में ये जनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल के नाम से चल रहा है ना, जनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल के नाम से चलता है, खाना मिलता है ना, सब कुछ बच्चों को दिया जाता है जब हॉस्पिटल में बच्चा पैदा होता है। इसको RCH है ना, क्या है, रिप्रोडक्टिव, पूछ लिया जाता है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, है ना, RCH के नाम से ये जाना जाता है वर्तमान में, है ना। तो पूछा जाए अगर कि भैया जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये चैप्टर क्यों लाया गया?
लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए, लोगों को शिक्षित करने के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए। आज जितने भी लोग जितने भी टीचर्स इस चैप्टर को क्लासरूम में या नहीं पढ़ाते हैं, बहुत गलत काम करते हैं वो, है ना। ये चैप्टर, जो भी चैप्टर है, वो किसी ना किसी पॉइंट को उठा करके लिए गए हैं, कोई ना कोई उनका रीजन है, उसके रीजन को पता करो और पढ़ाओ। हम भी 12th में पढ़े हैं, हमको भी नहीं पढ़ाया गया ये चैप्टर। और अगर सही जानकारी सही बच्चों को नहीं मिलेगी तो फिर कैसा फ्यूचर होगा, हम कैसे फ्यूचर की एक कल्पना करेंगे, बताइए। आज हम अगर इमेजिनेशन करेंगे तो कैसा फ्यूचर हम देखेंगे अपना। इसलिए सही नॉलेज सही लोगों तक पहुंचाइए। आप एक टीचर हैं, टीचर का जो व्यक्तित्व होता है, जो उसका कर्तव्य होता है, उसका पालन करिए, ना कि इधर उधर करिए। देखिए, मैं किसी भी टीचर को गलत नहीं बोल रहा हूं, ना ही मैं किसी भी टीचर को ट्रोल कर रहा हूं। बिल्कुल सिंपल सी चीज है भैया कि जो सिलेबस में है आप उसे तो पढ़ाइए, है ना। अपने इंटेंशन, अपने जो भाव है उसको सही रखिए। क्योंकि कई ढेर सारे टीचरों को मैं देखता हूं अपने आसपास और भी, है ना। थोड़ा सा आप एक बहुत अच्छे पद पर बैठे हैं, आपकी एक गरिमा है, आपका एक अलग व्यक्तित्व है, उसको मेंटेन करके रखिए, मत गिराइए ऐसे, है ना। तो जनन स्वास्थ्य इसको क्यों लाया गया? क्योंकि सभी लोगों में जागरूकता पैदा करनी थी और जननात्मक रूप से एक स्वस्थ समाज तैयार करना था, है ना। जनन रूप से जो एक स्वस्थ समाज हो। अगर जैसे किसी को HIV एड्स के बारे में पता नहीं है ना, और धीरे धीरे करके वो पूरे समाज में फैल गया, इसको छुपाते हैं लोग, है ना। धीरे धीरे करके पूरे समाज में फैल गए, पूरा समाज बर्बाद हो गया। इसलिए हमको क्या चाहिए, सरकार को उस समय क्या चाहिए था? सभी लोगों में जागरूकता पैदा हो और एक स्वस्थ समाज तैयार करना, ये एक मिशन बन गया था जनन स्वास्थ्य का, है ना। इसमें देखो, अब अगर किसी से बोला जाएगा तुम नसबंदी करवा लो, है ना, तुम बच्चों को हॉस्पिटल में पैदा करवाओ, तो क्या ऐसे लोग करवाने लगेंगे? नहीं। उसके लिए उनको कुछ इनाम या प्रोत्साहन के रूप में अनेक सुविधाएं दी जाती थी, है ना। उनको अनेक सुविधा दी जाती थी। सुविधा कौन सी थी? जैसे उनको प्रोत्साहन दिया जाता था, इनाम दिया जाता, जैसे आज भी आप लोग उनको अनेक सुविधा दी जाती थी। हॉस्पिटल में फ्री की सेवा, है ना। जैसे फ्री की सेवा दी जाती है, एम्बुलेंस फ्री होता है, हॉस्पिटल में जाओ डॉक्टर भी देखेंगे आपको फ्री में, 1 रुपए के पर्चे में। इसके बाद क्या होता है, जब आपका बचवा पैदा हो जाएगा तो आपको 1000-2000 रुपए भी सरकार देने लगी। अब पहले के ज़माने में जो नसबंदी करवा लेते थे उनको रेडियो मिलता था, और रेडियो मतलब बड़ी बात होती थी। रेडियो पता लगे गांव में 1-2 लोगों के पास है, जो नसबंदी कराया उसके पास भी आ जाए, है ना। नसबंदी क्या होता है अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए मिटा दें इसको, बताइए, मिटा दें। देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगा, कुछ पॉइंट मेरे पास और लिखे हुए हैं। जागरूकता प्रदान करने के लिए श्रव्य, दृश्य और मुद्रित सामग्री की सहायता ली गई। मतलब गाना बजा बजा के सुनाया गया, मुद्रित कर दिया गया, पेंट कर दिया गया, लिख दिया गया, है ना। विद्यालयों में यौन शिक्षा को, पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि युवाओं को सही जानकारी मिल सके। जो यौन शिक्षा है आपकी, जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, इसको क्यों लाया गया? क्योंकि विद्यालयों में इनको चलाना चाहिए, इनको पढ़ाना चाहिए ताकि विद्यार्थियों को सही जानकारी मिल सके। यौन संचारित रोगों के बारे में जानकारी देनी चाहिए, है ना, इसी से। और लोगों को शिक्षित करना चाहिए, जो विवाहित हैं, जो अविवाहित हैं। गर्भ निरोधक, स्तनपान, लड़का व लड़की को समान महत्व देने से जागरूक स्वास्थ्य परिवार का निर्माण होता है ना। जैसे समान बच्चे, समान बच्चे मतलब जैसे कि नर और मादा, लड़का और लड़की को समान भाव में देखना ना, पहले नहीं देखा जाता था। और एक चीज और देखो, शादी की उम्र, है ना, जैसे लड़का है, मेल है, फीमेल है, याद रखना। मेल की शादी की उम्र है 21 और फीमेल की शादी की उम्र है 18। कितनी?
18, जिसको बोलते हैं 18, लेकिन इसको पार्लियामेंट में एक बिल रखा गया है कि इसको बढ़ा करके भी इसकी भी शादी की उम्र 21 वर्ष कर दिया जाए, है ना। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं इनफर्टिलिटी के केस बहुत ढेर सारे देखने को मिलते हैं, शादियां हो जाती हैं, बच्चे नहीं पैदा होते हैं। मुझे लगता है यदि 2 चैप्टर ये सही तरीके से पढ़ लें तो कुछ लोगों का तो बच्चा पैदा ही हो जाए, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसको पार्लियामेंट में अभी बिल रखा गया है, अभी ये पास नहीं हुआ है, याद रखना, ठीक है। आज देखा जाता है, पता आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि दुनिया का हर छठा व्यक्ति भारतीय है। सोचो, भारत की जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ी, दुनिया का हर छठा व्यक्ति भारतीय है। जैसे आप लोग यहाँ नहीं देखोगे, गांव में नहीं देखोगे, क्योंकि आप लोग गांव से बिलोंग करते हैं, कुछ लोग शहर से बिलोंग करते हैं, वहां नहीं देखेंगे। आपको देखना हो तो जाइए, मुंबई जाइए, दिल्ली जाइए, है ना, वहां पे जाकर के देखिए कि एक छोटा सा कमरा है, 50 लोग उसमें सोए हैं, 50 लोग। किसी के पास तो घर ही नहीं है, जो ऑटो चलाता है उसी ऑटो में वो सो जाता है, सुबह उठ के कहीं बाहर नहा वहां लेता है। ऐसे हालात हैं लोगों के, है ना। इसलिए कहते हैं पढ़ो, जो काम देखो, जो काम तुम्हें मिले कर डालो, क्योंकि तुम्हें बहुत बड़ा करना है आगे। क्या करना है? बहुत बड़ा करना है। जो काम तुम्हें मिल रहा है ना इंस्टेंट, उसको कर डालो, बहुत अच्छे तरीके से कर डालो। ये सब बहुत छोटे मोटे काम है, सिलेबस पढ़ना, 10th पढ़ना, 11th पढ़ना, 12th पढ़ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ना है, बहुत सिंपल काम है, दुनिया का सबसे सिंपल काम है ये, समझ रहे हो। जिस दिन ये पढ़ने को मन ना करे ना, उस दिन निकल जाना बाहर, घूमने नहीं, मजदूरी करने। एक दिन मजदूरी करके आना, दूसरे दिन देखना 4 बजे उठ के पढ़ने लगोगे, है ना। आपसे ज्यादा मेहनत वो मजदूर करता है। मिटा दूं? चलो। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण के बारे में, है ना। क्या देखेंगे? जनसंख्या विस्फोट जनसंख्या विस्फोट क्या होता है कि एक ही स्थान पर, है ना, कोई एक आवास है, कोई एक क्षेत्र है, किसी भी क्षेत्र में लोगों की संख्या बढ़ने को ही जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, है ना। क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र में लोगों की संख्या बढ़ने को ही जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। कोई भी एरिया है, वहां पर लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही है, उसको बोलते हैं जनसंख्या विस्फोट। जन्म नियंत्रण क्या है? जैसे परिवार नियोजन, ऐसे चीजों को लगा करके जन्म को नियंत्रित किया जाए, है ना, जन्म दर को नियंत्रित किया जाए, उसको बोलते हैं जन्म नियंत्रण। कोई भी एरिया है, बहुत ढेर सारी जनसंख्या रहने लगी, जैसे ये एक एरिया है ना, इसकी एक कैरिंग कैपेसिटी है ना, क्या है इसकी एक कैरिंग कैपेसिटी है कि इसमें सिर्फ 10 लोग रह सकते हैं, लेकिन यहां पर अप्रवासी लोग आ गए, है ना। क्या आ गए? अप्रवासी, सॉरी प्रवासी लोग, प्रवासी मतलब बाहर से रहने के लिए आ गए 40 लोग। तो यहाँ पे कितने हो गए? 40 10 50, टोटल 50 लोग हो गए। तो इस एरिया में क्या हो गया? तो इस एरिया में जनसंख्या विस्फोट हो गया, बहुत ढेर सारी जनसंख्या हो गई। अब यहाँ सोने की कमी होगी, खाने की कमी होगी, सब चीज की कमी होगी, है ना। एनसीईआरटी बोलता है कि विश्व में, है ना, विश्व का हर छठवां व्यक्ति भारतीय है। 5 व्यक्ति पूरे विश्व के हैं, लेकिन हर छठवां व्यक्ति भारतीय है, एनसीईआरटी लिखती
है ना। एक डाटा बताती है 2022 का, 2022 का 1.38 बिलियन पॉपुलेशन है इंडिया की, 1.38 बिलियन 2022 का 1.38 बिलियन है पॉपुलेशन, कहाँ की? इंडिया की। ये राइट है कि नहीं, देखो इसको कंफर्म करते देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में। अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याओं तथा उत्पीड़न, देखो अगर जनसंख्या ज्यादा होगी, अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, देखो बहुत इसमें बहुत एक अच्छी चीज लिखी हुई है कि अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याओं तथा समाज उत्पीड़न, जैसे कि यौन दुरुपयोग, सबसे पहला यौन दुरुपयोग एवं यौन संबंधी अपराधों आदि के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है, ताकि लोग इन्हें रोकने एवं जननात्मक रूप से जिम्मेदार एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने के बारे में विचार करें और आवश्यक कदम उठाएं, है ना। देखो यहां पे मैं आपको एक चीज छोड़ दिया, एक चीज ये छोड़ दिया कि जो पेट में, है ना, देखो बुक खोला तो पता चल गया, इसीलिए कहते हैं बुक को खोल लेनी चाहिए थोड़ा सा, है ना। जो जब बच्चा होता है गर्भ में तो उसकी जांच करवा लेते हैं, है ना। एक समय ये राजस्थान और हरियाणा में बहुत चल उठा था। पेट में बच्चा है तो उसकी जांच करवा लिया, उस जांच को बोलते हैं उल्व बेधन, इंग्लिश में बोलते हैं एमनियोसेंटिसिस, याद रखना। एक सिरिंज से माँ के पेट में घुसाया गया, फ्लूइड निकाला गया, फिर उसको चेक किया गया लैब में, अब बताया गया कि भैया आपके पेट में बच्ची पैदा हो रही है, लड़की पैदा हो रही है। अब क्या किया गया, अब चाचा लोग दोनों मिल करके माई बाप उस बच्ची को मार डालते हैं, है ना, उसका एबॉर्शन करवा देते थे, उसको पैदा ही नहीं होने देते थे। डॉक्टर बता देता था कि बड़े चाचा बचवा है आपके पेट के अंदर, बिल्कुल लल्ला, तो उसको 9 महीने तक पेट में रखते थे, उसको बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। फिर उसके लिए एक एक्ट आता है एमटीपी, जिसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के नाम से जानते, ही चीज आप लोग याद रखना, है ना। लेकिन जांच करवाना, जो पेट में बच्चा है उसकी जांच करवाना भी कोई अपराध नहीं है, लेकिन रीजन होना चाहिए, सटीक रीजन, एग्जैक्ट रीजन है तो आप करवा लीजिए। रीजन क्या है, यदि कोई सिंड्रोम है, कोई बीमारी पैदा हो रही है, या उस बच्चे का सही से विकास नहीं हो पा रहा है तो भी जांच हो जाएगी, यदि उस बच्चे के होने से माँ को कोई हानि हो रही है तो भी हो जाएगी, यदि बच्चा पागल है तो भी हो जाएगा जाँच। लेकिन ऐसे नहीं होगा कि तुम जाओ बच्चा लड़का लड़की चेक करवाओ, ऐसे नहीं होगा। यदि रेप केसेस हो गए हैं, उसको प्रेगनेंसी ठहर गई है तो भी जो हो जाएगी, है ना, इस तरह में किया जाता है। देखो यहाँ पे बताया गया है कि 2 अरब 2000 मिलियन थी और 2000 में ये तेजी से बढ़कर 6 अरब हो गई 2000 में। ये कहाँ की बात बता रहे हैं यार, ये तो हिंदी से सारा डाटा बताया जा रहा है। 2011 में 7.2 अरब पाई गई, ये मुझे लगता है पूरे देश की बता रहे हैं, है ना। 2011 में 7.2 अरब, 2011 में 7.2 अरब पाई गई जनसंख्या पूरे देश की। ठीक यही प्रवृत्ति भारत में भी देखी गई। 2011 में 2011 में यदि भारत की जनसंख्या देखी जाए तो इसमें बताया जाता है 1.2 बिलियन, 1.2 बिलियन मतलब 1.2 अरब ये जनसंख्या थी, है ना। 2000 में ये 100 बिलियन के ऊपर पहुंच गई थी और आज़ादी के समय लगभग 350 मिलियन थी। देखो कितनी थी, आज़ादी के समय जनसंख्या 350 मिलियन थी, और अगर देखा जाए 2000 में तो ये कितनी हो गई थी, 2000 में ये 1000 बिलियन क्रॉस कर चुकी थी, 1000 बिलियन, है ना। देख लो डाटा, यहाँ से देख लो, बहुत बड़ा डाटा मिल गया किताब खोलने से। और तो मुझे लगता है किताब खोल लेनी चाहिए बीच बीच, है ना। देखो आज़ादी के समय में 350 मिलियन थी, नॉट बिलियन, मिलियन थी, और 2000 में वही पॉपुलेशन 1000 बिलियन हो गई, है ना। और 2011 में 1.2 बिलियन, 2022 में कितना बताया जा रहा है, 1.38 बिलियन। और अभी ये डाटा मुझे क्लियर नहीं है, ये डाटा आप गूगल करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा, है ना।
1.38 बिलियन हम लोग सुन रहे हैं कि 1.38 बिलियन हो गई है जनसंख्या यहाँ की, है ना। 28 बिलियन नहीं, 1.8 बिलियन। अब देखते हैं आगे का, कोई जनसंख्या बढ़ती जाती है ना, जनसंख्या हर साल बढ़ रही है। तो देखिए अब क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि से क्या होता है, भोजन आवास इन सभी में कमी होता है। इसका उपाय क्या होता है, इसका उपाय यही होगा कि गर्भ ना ठहरे। यदि गर्भ ना ठहरने, जैसे कुछ लोग का होता है कि वो एक ही बच्चा पैदा करना चाहते हैं, लेकिन मतलब चीज़ें नहीं समझ पाते हैं, दूसरा का वो बच्चा पैदा हो जाता है, तीसरा का भी हो जाता है, चौथा भी हो जाता है। वो बच्चे नहीं पैदा करना चाहते लेकिन हो ही जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि बच्चा हुआ कैसे जा रहा है। एक दिन मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, यूट्यूब पे ही था, तो उसमें जो है बहुत बड़े पत्रकार हैं मनीष कश्यप, वो पूछ रहे थे तो बोले ये तो सब भगवान की देन है, पता नहीं कैसे हो जाते हैं। अब भाई भगवान नहीं वहां से कराने आते हैं तुमको, है ना। देखा, ये होता है शिक्षा का अभाव, कि भगवान की देन है। क्या भगवान की देन है बताओ, आप लोग सोच के बताओ, क्या भगवान की देन है? कौन से भगवान है, कहाँ पे बैठे हैं? वो तुमको ऐसे दे देते हैं कि जाओ ले जाओ इसको और ले लो तुम। अब वो कुछ करीब 7-8 बच्चे थे शायद, है ना। भाई देख के चकरा गया, मैं कहा भाई क्या हाल हो गया है। और जितने भी लोग बिहार के लोग देख रहे हो ना, आज वक्त है पूरे बिहार को बदलने का। तो फैला दो वीडियो हर जगह, शेयर करो अपने दोस्तों के पास, रेगुलर शेयर करो, क्योंकि आपके एक कदम से क्या पता कई लोग बदल जाएं। क्या पता आपके सिर्फ एक कदम से कई लोग बदल सकते हैं। इसलिए उस एक कदम को उठाओ और शेयर करो, इस वीडियो को दबा के शेयर करो, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सअप, हर जगह शेयर करो। चलो आ जाओ। अब क्या होता है, अब जनसंख्या वृद्धि कैसे हो रही है, अब हमको ये पता चल गया कि गर्भ धारण हो जा रहा है, गर्भ ठहरा जा रहा है ना। जब गर्भ धारण होगा तो जनसंख्या की वृद्धि होगी, वो बिल्कुल जायज है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे गर्भ निरोधक विधियां, है ना, आदर्श गर्भ निरोधक पढ़ेंगे कि भैया कैसे इस गर्भ निरोधक को बचा जा सकता है ना, कैसे गर्भधारण से बचा जा सकता है। क्योंकि लोगों को नहीं पता होता है कि गर्भधारण से कैसे बच सकते हैं। उनकी शादी होती है और 4 साल बाद तुम मिलने जाओगे तो 4 बच्चे उनके घर में टहल रहे होंगे, है ना। वो पूछोगे भैया ऐसे इतने बच्चे काहे कर ले, तो बोलेंगे पता नहीं कैसे हो गए, ये सब हो ही जाते हैं। फिर 2-3 महीने बाद पता चलता है कि हाँ कुछ है ना, ऐसे बोलते ना कुछ है क्या, है ना। तो अब जैसे एजुकेट रहोगे, आप लोग एजुकेट रहोगे तो आपको पहले पता हो जाएगा, आप लोग वो गलती करोगे ही नहीं, है ना। तो गर्भ निरोधक विधियां में 5 प्रकार की विधियां होती हैं। एक आदर्श, देखो एक आदर्श गर्भ निरोधक क्या होता है। सबसे पहली बात, जो आदर्श गर्भ निरोधक है, जो आदर्श गर्भ निरोधक वही होता है जो उसका प्रयोग करता है, प्रयोगकर्ता के हित में हो वो, है ना। आदर्श गर्भ निरोधक क्या होता है, सबसे पहली बात प्रयोगकर्ता के हित में हो, है ना, और वो विश्वसनीय हो, विश्वसनीय हो, और उसके कोई दुष्प्रभाव ना हो, है ना, उसके कोई दुष्प्रभाव ना हो, प्रयोगकर्ता के हित में हो। जो उसको प्रयोग कर रहा हो वो बिल्कुल खुल के उसको प्रयोग कर सकता है, बिल्कुल टेंशन फ्री, है ना। बिल्कुल उसको प्रयोग कर लिया फिर बिल्कुल फ्री हो गया, अब तो कुछ होगा ही नहीं, अब चाहे जो कुछ करूं मैं, है ना। और दूसरी बात, वो विश्वसनीय हो, ऐसा नहीं वो बिल्कुल फ्री होके सब कुछ करवा डाला, अब बाद में पता चला 2 महीने बाद बच्चा पैदा हो गया उसको, है ना। तो फिर तो वो विश्वसनीय हुआ ही नहीं ना, उसको तो विश्वास होगा ही नहीं अगली बार। और उसका कोई दुष्प्रभाव ना हो, उसका कोई दुष्प्रभाव ना हो, कोई इसका शरीर में कोई मतलब बाधक ना हो। और एक चीज और देखो, आदर्श गर्भ निरोधक क्या होते हैं, आसानी से उपलब्ध हो, और क्या है कि मैथुन में बाधक ना हो, है ना। जो मैथुन की क्रिया होती है, सेक्सुअल एक्टिविटी में किसी भी प्रकार का वो बाधा ना डाले। यदि वो कोई प्रकार का बाधा डाल देगा तो लोग उसका प्रयोग करेंगे ही नहीं, है ना। इसको बोलते हैं आदर्श गर्भ निरोधक। आदर्श गर्भ, अब अगर पूछा जाए गर्भ निरोधक विधियों के बारे में, है ना, हेडिंग डाल लो गर्भ निरोधक विधियां,
कितनी होती हैं? तो गर्भ निरोधक विधियां हम लोग 5 प्रकार की गर्भ निरोधक विधियां पढ़ते हैं। पहला, प्राकृतिक विधियां। प्राकृतिक विधियां है ना। प्राकृतिक विधियां के अंदर 3 आती हैं, माहवारी चक्र, बाह्य स्खलन और स्तनपान अनार्तव, है ना प्राकृतिक विधियां। फिर रोधक विधियां, रोधक विधियां। फिर रासायनिक विधियां। रोधक विधियां क्या होती? देखो, प्राकृतिक विधियां, मैं इसको मिटा देता हूं, फिर इसको अच्छे से बता देता हूं यहीं पे, है ना, टाइम कम लेते हुए। इसको ऊपर वाला लिखना चाहो तो लिख लो। रोधक विधियां, रासायनिक विधियां और अंतः गर्भाशयी युक्ति द्वारा भी गर्भ को रोका जा सकता है, गर्भ धारण को रोका जा सकता है। और चौथी आती है, 5वीं आती है अंतर रोप, जिसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन, है ना। देखो, प्राकृतिक विधियां, प्राकृतिक विधियां में सबसे पहले मैंने बोला माहवारी चक्र, माहवारी चक्र। दूसरा क्वाइटस इंटरप्टस, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं वाय स्खलन। देखो, माहवारी चक्र में यह बताया जाता है कि जब माहवारी शुरू होती है उसके 10 से 17वें दिन के बाद जो मैथुन है उसको नहीं करना चाहिए। जैसे आज माहवारी शुरू हुई तो आज से 10 दिन के बीच में कर लो, लेकिन 10 के 17 दिन के बाद में नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय अंडाणु अंडाशय से बाहर निकल के बैठा होता है शुक्राणु के इंतजार में। उस समय क्या होता है? गर्भ धारण के अधिक चांसेस होते हैं। क्या होते हैं? बहुत अधिक चांसेस होते हैं। 10 से 17वें दिन के बीच में नहीं करना चाहिए। और देखो क्या है, देखो इसका ये जो प्राकृतिक विधियां हैं, सबसे पहली बात है इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है, और दूसरा इनकी कोई गारंटी नहीं होती है, 100% कोई गारंटी नहीं होती, असफलता के चांसेस इसमें होते हैं। दूसरा क्या है? वाह्य स्खलन, जिसको बोलते हैं क्वाइटस इंटरप्टस। क्वाइटस इंटरप्टस क्या होता है कि जब मैथुन की क्रिया करते हैं तो क्या होता है, अंतिम में क्या होता है, स्खलन होता है, इजाकुलेशन होता है ना। वीर शरीर से बाहर निकलता है। जो वीर शरीर से बाहर निकलता है उस समय क्या करना है, वाह्य स्खलन कर लेना है, यानी कि पुरुष अपने लिंग को मादा के योनि से बाहर निकाल ले और एजाकुलेट बाहर करे, है ना, स्खलन की क्रिया बाहर करे। तो क्या होगा, इससे गर्भधारण के चांसेस कम हो जाएंगे, गर्भधारण से बचा जा सकता है। ये होता है क्वाइटस इंटरप्टस, इसको हिंदी में बोलते हैं वाह्य स्खलन। इसके बाद आता है लैक्टेशन एमेनिरिया, मतलब स्तनपान अनातर्व, क्या बोलते हैं, है ना, स्तनपान अनातर्व, है ना। इसमें क्या है कि मैथुन के समय है ना, पुरुष, लिख लेना इसमें, मैथुन के समय पुरुष अपना लिंग, एजाकुलेशन के समय, सॉरी, स्खलन के समय पुरुष अपना लिंग मादा के योनि से बाहर निकालकर और स्खलन की क्रिया बाहर करता है। इस क्रिया को बोलते हैं वाह्य स्खलन, क्वाइटस इंटरप्टस, है ना। जो स्तनपान अनावर्त क्या होता है, जैसे जैसे देखो बचवा पैदा हो गया तो बचवा पैदा होने के 3 से 4 माह के बीच में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं शुरू होती, मासिक चक्र नहीं शुरू होता है। तो उस समय आप सेफली सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन याद रखना, प्राकृतिक विधियां हैं, असफलता के चांसेस हैं, है ना, मतलब ये खराब भी हो सकते हैं, असफलता इनमें रहती है। ऐसा नहीं कि 100% श्योरिटी है, असफलता के चांसेस भी इसमें रहती है। 4 से 6 माह तक बस इसको बताया जाता है ना, लगभग अवसर इसके शून्य रहते हैं। 4 से 6 माह तक सेक्सुअल एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या आता है? सेकेंड पॉइंट आता है रोधक विधियां, इसको बोलते हैं बैरियर मेथड। देखो, बैरियर मेथड
दो लोग प्रयोग करते हैं, एक प्रयोग करता है नर, एक प्रयोग करते हैं मादा। तो नर जो प्रयोग करता है उसको बोलते हैं कॉन्डोम, है ना। इसका एक मशहूर और बिल्कुल फेमस ब्रांड है। इसका ब्रांड कौन सा है? ब्रांड ए निरोध, है ना, निरोध। ये रबड़ का बना होता है, किसका? रबड़ का। और हिंदुस्तान लेटेक्स कंपनी इसको बनाती है। कौन सी कंपनी? हिंदुस्तान लेटेक्स कंपनी। रोध का मतलब क्या होता है? बैरियर का मतलब क्या होता है? शुक्राणु और अंडाणु को आपस में मिलने से रोक देना, एक रोधक लगा देना, एक रोध लगा देना, उसको बोलते हैं बैरियर। तो रोध विधियों में नर क्या प्रयोग करता है? कॉन्डोम। और स्त्री क्या प्रयोग करती है? उसको बोलते हैं डायाफ्राम, है ना। देखो डायाफ्राम क्या होता है? वो रीयूजेबल होता है, लेकिन कॉन्डोम का उपयोग सिर्फ एक बार ही कर सकते हैं। डायाफ्राम को कुछ जो शुक्राणुनाशक क्रीम होती, जेली होती, उसको लगा करके दोबारा से यूज कर सकते हैं, किसको? डायाफ्राम को। लेकिन कॉन्डोम को सिर्फ आप एक बार ही यूज करेंगे, उसके बाद उसको फेंक देंगे, नया ले लेंगे। देखो क्यों? क्योंकि कॉन्डोम सस्ता होता है और जो डायाफ्राम होता है वो थोड़ा सा कॉस्टली आता है, थोड़ा सा महंगा आता है ना। ये जो महिलाएं होती हैं वो डायाफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा टोपी तथा वाल्ट आदि का प्रयोग करती हैं, है ना। गर्भाशय ग्रीवा टोपी और वाल्ट आदि का प्रयोग करती हैं। ये सब कुछ किससे बना होता है? ये सब कुछ रबर से बना होता है, लैटेक्स से बना होता है ना। देखो एक चीज और, सबसे बड़ी बात, यदि जनन के दौरान, मैथुन के समय यदि नर कॉन्डोम का प्रयोग करता है तो उसमें से क्या होता है? देखो कितना बड़ा फायदा होगा, समझ रहे हो कितना बड़ा फायदा। आप सबसे पहली चीज, यौन संचारित रोग से आप बच सकते हैं। यौन संचारित रोग, क्योंकि यौन संचारित जो रोग होते हैं वो फ्लूइड के टच से, फ्लूइड जब आपस में कनेक्ट होता है उसी से फैलते हैं, है ना। और यदि कॉन्डोम का प्रयोग कर रहा है तो फ्लूइड कनेक्ट होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि बीच में अवरोधक लगा हुआ है ना, तो टच करेगा ही नहीं। जब टच करेगा ही नहीं तो रोग फैलेगा ही नहीं। इसलिए होशियार रहो और सतर्क रहो, सारी चीज को अच्छे तरीके से समझो। नॉलेज, है ना, जानना और समझना दोनों अलग अलग बात होती है। आपके पास कितनी नॉलेज है ये आपको भी नहीं पता है, लेकिन आपके पास समझ, आपके पास अंडरस्टैंडिंग कितनी है ये आपको पता है। क्योंकि जितनी समझ होगी वैसी एक्टिविटी करोगे आप, है ना। तो चैप्टर ले रहे हो, पढ़ रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, लेकिन नॉलेज के साथ साथ आपको अंडरस्टैंडिंग भी लेनी है, आपको समझ भी लेनी है। क्या लेनी है? समझ लेनी है चाचा, समझ रहे हो? वह मिटा दूं? बताओ। अरे मिटा दूं क्या? इधर देखो, रासायनिक विधियां, रासायनिक विधियां भी नहीं पढ़ोगे क्या? रासायनिक विधियां मतलब केमिकल मेथड। अब देखो, अगर पहली चीज आई है आपकी, ये हुआ का हुआ प्राकृतिक विधियां, ये हुआ नेचुरल मेथड, है ना। फिर आपने पढ़ा बैरियर मेथड, फिर क्या पढ़ रहे हो? फिर पढ़ोगे रासायनिक विधियां। देखो रासायनिक विधियां केमिकल मेथड के अंदर पिल्स का प्रयोग करते हैं, गोलियों का प्रयोग करते हैं। और इन पिल्स में याद रखना, इन पिल्स में एस्ट्रोजेन प्लस प्रोजेस्टेरॉन होता है ना। क्या होता है? एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन होता है। एस्ट्रोजेन ओव्यूलेशन की प्रक्रिया को रोक देता है और प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय ग्रीवा के श्लेष्मा को दीवार की गुणवत्ता को बदल देता है ना। एस्ट्रोजेन क्या करता है? तो वो ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया को रोक देता है, और प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय ग्रीवा के अंदर जो श्लेष्मा स्रावित होता है उसकी गुणवत्ता को ही बदल देता है। दवाइयों को प्रयोग किया जाता है। ये दवाइयाँ मतलब महिलाओं द्वारा खाई जाती हैं। ये दवाइयाँ जो होती हैं ये महिलाओं द्वारा ही प्रयोग की जाती हैं सिर्फ, है ना। इससे महिलाएं गर्भधारण से बच सकती हैं। इसमें दो सबसे महत्वपूर्ण पिल्स हैं, एक है सहेली, एक है माला डी। एक चीज याद रखना, जो सहेली है वो भारत में खोजी गई थी, भारत में लखनऊ में खोजी गई है, लखनऊ में CDRI में खोजी गई है। क्वेश्चन बनते हैं यहां से, CDRI
सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में खोजी गई क्या? सहेली। सहेली का उपयोग 7 दिन के बाद होता है और जो माला डी होता है इसका 21 दिन के बाद होने लगता है। 7 दिन के बाद सहेली का उपयोग किया जाता है ना। और माला डी का उपयोग कब किया जाता है? जब रज चक्र शुरू होता है उस दिन से 21 दिन तक प्रयोग किया जाता है उसका, माला डी का। इससे क्या होता है? इससे गर्भधारण की क्षमता, मतलब गर्भधारण से बचा जा सकता है। और गोलियों के बारे में सबसे बड़ी बात है, गोलियां सबसे अधिक प्रभावशाली हैं और इसका दुष्प्रभाव कम है, सबसे बड़ी बात है ना। और ये औरतों द्वारा खूब पसंद की जाती है, महिलाओं द्वारा इनको खूब पसंद किया जाता है ना। बहुत अच्छी दवाई है, विश्वसनीय है, आसानी से उपलब्ध है, किसी भी प्रकार की बाधा नहीं उत्पन्न करती है ना। ये हो गया। और देखो अंतःगर्भाशयी युक्ति, अभी हम इसको पढ़ेंगे है ना। अब सबसे पहले पढ़ लेते हैं अंतर्रोप इम्प्लांटेशन, है ना, इसको लास्ट में पढ़ लेंगे है ना। अंतर्गर्भाशयी युक्ति थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। देखो अंतर्रोप क्या है, इम्प्लांटेशन क्या है? ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन से बनी गोलियां या फिर कोई ऐसी डिवाइस जिसको इम्प्लांट कर दिया जाए शरीर में और वो हार्मोन्स को इम्बैलेंस करती रहे जिससे गर्भधारण ना हो, उसको बोलते हैं अंतर्रोप विधि, इम्प्लांटेशन विधि, है ना। इम्प्लांटेशन में क्या किया जाता है? या तो एस्ट्रोजन को अकेले या फिर प्रोजेस्टेरोन को या फिर दोनों को आपस में मिला करके एक युक्ति तैयार की जाती है ना। इसके टीके लगा दिए जाते हैं या फिर इसको त्वचा के नीचे अंतर्रोप किए कर दिया जाता है, जिससे बच्चा ठहराव नहीं होता है, गर्भधारण नहीं होता है ना। ये काफ़ी लंबी अवधि के लिए प्रभावशाली होती हैं। मैथुन के 72 घंटे के भीतर भी प्रयोग इसका प्रभावशाली होता है। जैसे मैथुन की क्रिया हो गई है, अब तुम्हें लगा कि बचुआ तो पैदा हो ही जाएगा, तो तुम 72 घंटे के भीतर तुमने एक डिवाइस को इम्प्लांट करवा लिया, इम्प्लांटेशन की क्रिया करवा ली, तो भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होगी। अब इसके बाद क्या होगा कि इसका प्रयोग कब किया जाता है अंतर्रोप का? जैसे बलात्कार हो गया है ना, लापरवाही पूर्ण यौन संबंध के कारण इसका प्रयोग किया जाता है ना, लापरवाही से यदि किए हो तो। इसको मिटा दूं, अब हो गया। गर्भ निरोधक विधियां में दूसरी सबसे प्रभावी और पसंद की जाने वाली विधि है अंतःगर्भाशयी युक्ति। अंतःगर्भाशयी युक्ति जिसको बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। अंतःगर्भाशयी युक्ति, अंतःगर्भाशयी युक्ति क्या है? दूसरी सबसे लोकप्रिय व प्रभावशाली गर्भ निरोधक विधि है। और जो अंतःगर्भाशयी युक्ति होती है आईयूडी के नाम से इनको जानते हैं, आईयूडी, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। देखो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस को इंजेक्ट करवाया जाता है, लगवाया जाता है। इनको डॉक्टरों द्वारा तथा अनुभवी नर्सों द्वारा ही इसको इंजेक्ट करवाना चाहिए, इसको लगवाना चाहिए। किसको? आईयूडी को, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस को। डॉक्टर से लगवाइए या फिर अनुभवी नर्स से लगवाइए। इसको कहाँ लगाया जाता है? तो इसको योनि मार्ग से होकर के गर्भाशय में इसको लगाया जाता है। इसको अगर पूछा जाए इसको यूज कहाँ पे, प्रयोग कहाँ पे होता है, तो योनि मार्ग से होकर इसको लगाया जाता है गर्भाशय में लगाया जाता है ना। जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बनाइए, जैसे ये है इधर ये
है ना, ये योनि मार्ग हुआ, है ना। ये गर्भाशय हुआ, तो यही गर्भाशय में ही आईयूडी को लगाया जाता है। आईयूडी होती कितनी प्रकार की हैं? तो आईयूडी 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है औषधि रहित आईयूडी, एक होती है तांबा मोचक आईयूडी, एक होती है हार्मोन्स मोचक आईयूडी, है ना। पहली है औषधि रहित आईयूडी, है ना, इसको बोलते हैं नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। एक होती है तांबा मोचक आईयूडी। ये आईयूडी करती क्या है? एक होती है हार्मोन्स मोचक आईयूडी। ये एक प्रकार की डिवाइस होती है। आईयूडी एक प्रकार की युक्ति होती है, जो यहां से क्या निकलता है, ये अंडाशय जुड़ा हुआ है, यहाँ से अंडाणु निकलेगा, है ना, यहाँ से शुक्राणु आएगा, यहाँ पे आईयूडी लगी है। तो क्या करेगी आईयूडी? क्या करती है आईयूडी? शुक्राणु और अंडाणु के मिलन को रोकती है। और अगर शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलेंगे नहीं तो बच्चा पैदा होगा नहीं। इसलिए आईयूडी का मेन काम क्या होता है? शुक्राणु और अंडाणु को आपस में ना मिलने देना, यही होता है आईयूडी, जिसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। शुक्राणु अंडाणु आपस में मिलेगा नहीं ना तो बच्चा पैदा होगा ही नहीं। आईयूडी 3 प्रकार की औषधि मोचक आईयूडी, औषधि रहित आईयूडी, है ना, जिसको बोलते हैं नॉन मेडिकेटेड। इस औषधि में क्या किया जाता है? ये आईयूडी क्या होती हैं? ये आईयूडी बिना औषधि के या बिना रसायन वाले यंत्र को अंडवाहिनी में लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है औषधि मोचक आईयूडी से निषेचन की प्रक्रिया रुक जाती है ना। अब इसको लगा देंगे, निषेचन की प्रक्रिया रुक जाएगी, वो होती है औषधि रहित आईयूडी। इसका एग्जाम्पल है लिपेस लूप, आप लोगों ने बहुत सुना होगा लिपेस लूप। एक होती है तांबा मोचक आईयूडी। तांबा मोचक आईयूडी क्या करती है? ये तांबा को, कॉपर आयन को रिलीज करती है, जिससे शुक्राणु की गति धीमी हो जाती है, वो अंडाणु से नहीं मिल पाता है, इसलिए उसको बोलते हैं तांबा मोचक आईयूडी। ठीक है, इसमें क्या होता है? कॉपर आयन निकलता है जो शुक्राणुओं की गतिशीलता को कम कर देता है। इसमें है कॉपर टी, है ना, जैसे कॉपर टी हो गया, कॉपर 7 हो गया, कॉपर 7, और इसका एक और है मल्टीलोड 375, है ना। कौन सी है? मल्टीलोड 375। कॉपर टी हो गया, कॉपर 7 हो गया, मल्टीलोड 375। ये कौन सी आईयूडी हो गई? ये तांबा मोचक आईयूडी हो गई। आईयूडी ऐसी बनी होती टी शेप की, है ना, इसके ऊपर तांबे की तार चढ़ी होती है, और ये धागा होता है इसको पहचानने के लिए कि आईयूडी अभी लगी है कि कहीं गिर विर गई, है ना। तो ये है आपकी तांबा मोचक आईयूडी। ये कॉपर आयन को रिलीज करती है, याद रखना ये क्या करती है, ये कॉपर आयन को रिलीज करती है। इससे क्या होता है? कॉपर आयन को रिलीज करेगी तो शुक्राणु की गतिशीलता कम हो जाती है ना। जब शुक्राणु की गतिशीलता कम हो जाएगी तो फिर काम हो ही गया, तो अंडाणु से मिलेगा नहीं, निषेचन होगा नहीं। अब चौथी है हार्मोन्स मोचक आईयूडी। हार्मोन्स मोचक आईयूडी में क्या होता है? हार्मोन्स को डाला जाता है, जैसे आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का इसमें श्रावण होता है ना। इसका एग्जाम्पल है LNG-20 और प्रोजेस्टासर्ट। LNG-20 और प्रोजेस्टासर्ट। इस आईयूडी में क्या किया जाता है? तो बेसिकली हार्मोन्स मोचक आईयूडी में हार्मोन्स पर आधारित ये आईयूडी होती हैं, जिसके द्वारा अंडोत्सर्ग की क्रिया रोककर या फिर अंतरोपण की क्रिया रोककर गर्भधारण से बचा जा सकता है ना। इस आईयूडी में क्या होता है कि जो अंडोत्सर्ग की क्रिया है ना, जो ओव्यूलेशन की क्रिया है उसको रोककर या फिर
अंडाणु और शुक्राणु निषेचन की प्रक्रिया को रोक करके गर्भधारण से बचा जा सकता है, और इसमें हार्मोन्स के द्वारा। इसमें कौन से हार्मोन्स का श्रावण होता है? तो वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का श्रावण होता है। किसमें? हार्मोन्स मोचक आईयूडी में। तो आईयूडी हमने क्या पढ़ा? 3 प्रकार की होती है, औषधि रहित, तांबा मोचक, हार्मोन्स मोचक। औषधि रहित आईयूडी लिपेस लूप, तांबा मोचक कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोर 375, हार्मोन्स मोचक LNG-20 और प्रोजेस्टासर्ट। हार्मोन्स मोचक आईयूडी में किसका श्रावण होता है? प्रोजेस्टेरोन का श्रावण होता है। ये थी आपकी आईयूडी। मुझे उम्मीद है यहाँ तक मजा आया होगा, समझ में आया होगा, पढ़ के यहाँ तक बिल्कुल मजा आ गया होगा, बिल्कुल दिल खुश हो गया होगा, बिल्कुल तबीयत मस्त हो गई होगी। तो मिटा दे इसको, आगे बढ़े। बताओ, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। जितने व्यूज उसके 2 गुना कमेंट होने चाहिए भैया, होने चाहिए। कर दो जल्दी से, मिटा दो। देख लो कितना प्यारा लिखा हुआ है। चलो, लिखना चाहो तो आप लोग इसको कॉपी में अपने नोट डाउन कर सकते हो। अब हम लोग पढ़ेंगे MTP। सगर्भता का चिकित्सीय समापन हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देना, उसको बोलते हैं MTP करवाना, है ना। देखो, MTP क्या होता है? गर्भपात जो होता है अब वो अपराध हो गया है ना। क्या है? गर्भपात अपराध है। इसके लिए क्या था? 1970, जैसे वर्ल्ड में देखा जाए, वर्ल्ड में 40 से 50 मिलियन लोग MTP करवाते हैं। पूरे वर्ल्ड का डाटा यदि इकट्ठा किया जाए तो 40 से 50 मिलियन लोग क्या करवाते हैं? MTP करवाते हैं। आपका NCERT का डाटा है 40 से 50 मिलियन। अब गर्भपात क्या हो गया है? गर्भपात जो है वो अपराध हो गया है ना। इसके लिए क्या किया गया है? देखो, इसके लिए मार्कर इंक, दूसरा मार्कर का, इसके लिए भारत सरकार ने 1971 में इसको भारतीय सहगर्भता का चिकित्सीय समापन को कानूनी स्वीकृति दी, है ना। कानूनी स्वीकृति कब दी? 1971 में। और 2017 में MTP अधिनियम लगाया गया। MTP अधिनियम जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, उसको कब लगाया गया? उस अधिनियम को 2017 में उसको लगवा दिया गया भारत सरकार के द्वारा। MTP के कई रूल एंड रेगुलेशंस हैं। इसमें 2 डॉक्टर्स होने चाहिए, फार्मासिस्ट होने चाहिए, नर्स वगैरह होनी चाहिए। इसको कब करवाया जा सकता है? यदि पूछो भैया तो अपराध है तो कैसे ना कैसे तरीके से होगा। जैसे हॉस्पिटल जाते तो वहाँ लिखा रहता है भ्रूण का लिंग जांच करवाना अपराध है, लिंग परीक्षण करवाना गैर कानूनी अपराध है, गैर कानूनी है। गैर कानूनी नहीं यार, कानूनी अपराध है। है ना। तो ये सारी चीजें चलती हैं MTP के साथ। MTP कब करवाया जाता है? जैसे कोई बलात्कार हो गया हो, है ना, जैसे बलात्कार के केसेस में, है ना। या फिर आपने देखो इसके कई मतलब वो है ना, इसको कब करवाया जा सकता है? व्हेन इसका यूज किया जा सकता है। जैसे पहला है बलात्कार, दूसरा है आईयूडी का प्रयोग ना करना, है ना। आईयूडी का फेल होना, आईयूडी का खराब होना। जैसे आपने आईयूडी लगवाया है, आपकी आईयूडी खराब हो गई, आपको बच्चा ठहर गया, तो भी आप MTP करवा सकते हैं, है ना। इसमें क्या होता है? असुरक्षित यौन संबंध द्वारा, असुरक्षित यौन
संबंध द्वारा भी एमटीपी करवाया जा सकता है। या फिर एमटीपी तब करवाया जा सकता है कि भ्रूण को कोई खतरा है, भ्रूण को कोई बीमारी जैसे हीमोफीलिया है या कोई आदि प्रकार का कोई सिंड्रोम है तो भी एमटीपी करवाया जा सकता है। या फिर तब करवाया जा सकता है माँ को खतरा हो, यदि बचवा जो पैदा हो रहा है उससे माँ को खतरा हो तब उसकी एमटीपी करवाया जा सकता है ना। या फिर भ्रूण को कोई बीमारी जैसे वो अपंग पैदा हो रहा हो, विकलांग हो, है ना, हाथ पैर ना हो, शरीर का विकास ना होता हो, तब उस स्टेज में एमटीपी करवाया जा सकता है। ठीक है, इसमें ये भारत में बहुत ज़्यादा लगातार हो रहा था, इसलिए इसको क्या किया गया, इसलिए इसको रोका गया, मादा भ्रूण हत्या को रोकी गई, इसलिए इसको यहाँ पे करवाया गया। इसमें क्या होता है कि 3 से 12 जो हफ्ते होते हैं इसमें सहगर्भता ये सुरक्षित होती है। 3 से 12 हफ्ते की सहगर्भता सुरक्षित मानी जाती है, याद रखना। कितनी? 3 से 12 सप्ताह की सहगर्भता क्या होती है, सुरक्षित मानी जाती है। सिर्फ इसमें 2 डॉक्टर रह करके ही मेडिकल को टर्मिनेट, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देते हैं, है ना। लेकिन अगर 3 महीने के बाद हो गई, ये 12 महीने से 12 सप्ताह से अधिक हो गई, 3 महीने के बाद हो गई, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, ये बहुत घातक होती है, ये जानलेवा भी सिद्ध हो सकती है 3 महीने के बाद। तो ये था एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसलिए मैं तो यही कहता हूँ, शायद मेरा जो है इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों तक पहुँचे कि लड़का लड़की देखो एक समान है भैया, है ना। जैसे आप लड़के हैं वैसे सेम लड़कियां हैं, उन पर किसी भी प्रकार का दबाव, ये वो भेदभाव नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए ये था आपका एमटीपी। तो बताइए, इसको मैं साइड रखता हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिए, आप लोग इसको मिटा सकते हैं। और एक चीज़ बता दूं, ये वीडियो देख रहे हो, लिखने की आदत डाल लो, लिखने की कैपेसिटी अपनी बढ़ा लो, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी आगे तुमको। तुम परेशान हो इधर उधर ना, लिखने की आदत नहीं है ना तुम्हें, बहुत परेशान हो जाओगे। सही तरीके से डिफिनीशन को, वीडियो को पॉज करके डिफिनीशन जो बोल रहा हूँ उसको लिखो अपने मन से, नहीं लिखोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम लोग पढ़ेंगे यौन संचारित रोग के बारे में। पढ़ते हैं, है ना, यौन संचारित रोग, जिसको बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचारित रोग। इनको वीडी भी बोलते हैं, वीडी, वेनिरल डिजीज। इसको एसटीडी भी बोलते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। इसको एसटीआई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसटीआई, है ना। एसटीआई क्या होता है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, है ना, वेरनल डिजीज। इसको आरटीआई भी बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। याद रखना इसके कितने नाम हैं। आरटीआई यानी कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, आरटीडी भी बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक डिजीज। एसटीआई मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, है ना। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड यौन संचारित रोग क्या होते हैं कि जो यौन मैथुन की क्रिया के दौरान जो रोग फैल जाते हैं उनको बोलते हैं यौन संचारित रोग। जो रोग मैथुन के द्वारा संचरित होते हैं, है ना। यौन संचारित रोग क्या होते हैं? जो रोग मैथुन की क्रिया के द्वारा संचारित होते हैं, वो यौन संचारित रोग कहलाते हैं। इसको लिख लो, है ना। यौन संचारित रोग 15 से 24 वर्ष के व्यक्तियों में ये बहुत देखा गया है ना। 15 से 24 वर्ष के व्यक्तियों में बहुत तेजी से फैलता है
और बहुत देखा गया है। यौन संचारित रोग फैलता कैसे है? जैसे इन्फेक्टेड मदर है उससे फैल गया, या फिर सेफ सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हुई उससे फैल गया, है ना, अनसेफ सेक्सुअल एक्टिविटी उससे फैल गया, जिसके मल्टीपल सेक्स पार्टनर रहते हैं उसको फैल गया। इस तरह करके ये यौन संचारित रोग फैल सकते हैं। जैसे संक्रमित सुइयां हैं उससे फैल गया, और आपका ब्लड ट्रांसफ्यूज़न है उससे फैल गया। जैसे आपको पता होगा अमिताभ बच्चन को हेपेटाइटिस बी है, लीवर से संबंधित ये बीमारी होती। कैसे हो गई? बताया जाता है जब वो शोले पिक्चर है, कौन सी है, उसको शूट कर रहे थे तो उसके समय उनको लग गया था, चोट आ गई थी तो खून चढ़ाया गया था, तो एक बॉटल उनको खून हेपेटाइटिस बी वाला चढ़ा दिया गया था, इसलिए उनको हेपेटाइटिस बी हो गया, है ना। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा या फिर संक्रमित सुइयों के द्वारा भी ये रोग फैल सकते हैं, है ना। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे जीवाणु जनित, विषाणु जनित, है ना। देखो, जो जीवाणु जनित यौन संचारित रोग होते हैं, सबसे पहले जीवाणु जनित यौन संचारित रोग वो होते हैं KSG, है ना। देखो, क्ले से हुआ क्लेमेडिया, क्ले मीडिया, ये देखो डबल कलर से, है ना, क्लेमेडिया। एस से हुआ सिफिलिस, गो से, जी से हुआ गोनोरिया, है ना। जीवाणु जनित यौन संचारित रोग यदि बोल दिया जाए तो बोल देना कस जी, है ना। कस जी मतलब जीवाणु जनित यौन संचारित रोग। क्लेमेडिया किससे फैलता है? क्लेमेडिया ट्रेकोमेरिस से, ट्रेपोनेमा पैलिडम और नेसेरिया गोनोरियाई, है ना। क्लेमेडिया, क्लेमेडिया ट्रेपोनेरिस, ट्रेपोमेरिस। और सिफिलिस किससे? ट्रेपोनेमा, ट्रेपोनेमा पैलिडम से। और गोनोरिया, गोनोरिया निसेरिया गोनोरिया से फैलता है ना। इन रोगों में क्या होता है? जनन अंगों में खुजली होती है, जलन होता है ना। ऐसे करके ये रोग होते हैं, ये जीवाणु जनित होते हैं। इनको दिखा दिया जाता है डॉक्टर्स को, ये ठीक हो जाते हैं, है ना, जीवाणु जनित रोग। अब देखिए, अगर यौन संचारित रोग में विषाणु जनित, विषाणु जनित बोले तो जो वायरस के द्वारा फैलते हैं वो रोग कौन से हैं? सबसे पहला आता है हेपेटाइटिस, वो HIV, हेपेटाइटिस, हर्पीस, है ना, HIV, हेपेटाइटिस बी और हर्पीस। HIV रोग किससे फैलता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस से फैलता है ना, एड्स से फैलता है। ये इसका संक्रमण सर्वाधिक खतरनाक होता है, ये बहुत खतरनाक बीमारी है HIV, जिसको हो जाती बहुत दिक्कत होती है HIV के अंदर। हेपेटाइटिस बी, ये भी वायरस से फैलने वाली एक बीमारी होती है। और हर्पीस क्या होता है? हर्पीस सिंप्लेक्स सेकंड, इसमें क्या होता है? नर व मादा के बाह्य जनन अंग में दर्द होता है ना। जो है नर और मादा जनन तंत्र के जो बाह्य जनन अंग होते हैं उसमें दर्द होता है। हर्पीज, हर्पीज किससे फैलता है? हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस सेकंड से फैलता है ये हुआ। प्रोटोजोआ से संबंधित रोग हैं, वो है ट्राइकोमोनेस्टा, है ना, जो ट्राइकोमोनास वेजेनाइलिस से फैलता है, ट्राइकोमोनेस्टा। ट्राइकोमोनेस्टा ये किससे संबंधित है? तो ये प्रोटोजोआ से संबंधित है। ये ट्राइकोमोनास वेजेनाइलिस से फैलता है ये रोग। इसमें क्या होता है? मादा के योनि में ये संक्रमित होता है। प्रदर रोग जैसे खुजली है, ये सारी चीजें हो जाती हैं, है ना, किससे द्वारा? प्रोटोजोआ से संबंधित ट्राइकोमोनास, है ना। बस ये है यौन संचारित रोग। इसलिए यौन संचारित रोग से बचने के लिए असुरक्षित यौन संबंध नहीं बनाने चाहिए, मल्टीपल सेक्स पार्टनर नहीं होना चाहिए, है ना। शल्य चिकित्सा औजार का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए।
ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय ध्यान रखना चाहिए। मैथुन की क्रिया के दौरान कॉन्ड्रोम और डायाफ्राम का उपयोग ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। आप इससे यौन संचारित रोगों से बच सकते हैं। तो ये था सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। मिटा दो इसको मैं। चलिए मिटाते हैं। अब हम लोग देखते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारा बंध्यता, जिसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी। देखो, बंध्यता अलग चीज होती है और स्टेरिलिटी अलग चीज होती है ना। बंध्यता में क्या होता है? बंध्यता में बच्चे पैदा कर पाने में असमर्थ होते हैं लोग, जिनको इस इनफर्टिलिटी होती है वो क्या होते हैं? वो बच्चे पैदा कर पाने में असमर्थ होते हैं। लेकिन जो स्टेरिलिटी होती है उसमें युग्मक का जनन होता ही नहीं, युग्मक जनन होता ही नहीं है। जब युग्मक जनन नहीं होगा, शुक्राणु और अंडाणु बनेगा ही नहीं, तो कहाँ से बच्चा पैदा होगा? तो स्टेरिलिटी अलग चीज होती है, इनफर्टिलिटी अलग चीज होती है, याद रखना। देखो, बच्चे पैदा कर पाने में असमर्थ होना बंध्यता कहलाता है। बच्चे पैदा करने में कितने लोगों का इन्वॉल्व होता है? 5 लोग, 10 लोग, 2 लोग, 1 लोग? तो 2 लोग का इन्वॉल्व होता है ना। एक है नर, एक है मादा। अब इन्हीं दोनों में दिक्कत होगी तभी बच्चा नहीं पैदा होगा। नर में बनता है शुक्राणु, तो या तो नर का शुक्राणु खराब हो गया हो, बैड है, नहीं चल पा रहा, नहीं दौड़ पा रहा, खराब बन रहा हो, तो भी बच्चा नहीं पैदा होगा। यदि मादा के अंदर बनता है अंडाणु, यदि मादा के अंदर का अंडाणु फ्रेश है लेकिन शुक्राणु खराब है, तो कहाँ से बच्चा होगा? नहीं होगा। यदि मादा का अंडाणु खराब है, अब पुरुष का शुक्राणु फ्रेश है, तो कहाँ से बच्चा पैदा होगा? नहीं होगा। यदि इन दोनों का अंडाणु शुक्राणु खराब है तो भी बच्चा नहीं होगा। यदि मादा जहाँ पे गर्भ धारण करती है, गर्भाशय उसकी खराब है, तो भी बच्चा पैदा नहीं होगा। होगा लेकिन कुछ दिन बाद वो नष्ट हो जाएगा। यदि उसकी फैलोपियन ट्यूब खराब है ना, क्या खराब है? तो उसकी फैलोपियन ट्यूब खराब है, तो भी बच्चा पैदा होगा। फैलोपियन ट्यूब में आएगा, भ्रूण बनेगा, मर जाएगा, खराब हो जाएगा बच्चा। कुछ लोग बोलते हैं ना कि हमारा बच्चा रुक नहीं रहा है, खराब हो जा रहा है। तो जो नर है, नर के अंदर ये दिक्कत आती है तो फिर इनफर्टिलिटी के चांसेस होते हैं, और मादा के अंदर अगर ये दिक्कत आई, इनमें कुछ प्रॉब्लम हुई, तो इनफर्टिलिटी के चांसेस होते हैं। यहां पे अब आता है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है कि इंडिया में लगातार बच्चे ना पैदा होने की समस्या को देखा जा रहा था। इसी के हिसाब से बना दिया गया टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, यानी कि बच्चे को प्रयोगशाला में बना देना, है ना, थोड़ा सा क्रिया करवा देना, फिर उसको इम्प्लांट कर देना, उसको माँ के गर्भाशय में छोड़ देना, उसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के अंदर आता है वो। देखो, अगर किसी नर के अंदर शुक्राणु की कमी होती है, शुक्राणु की कमी होती है, तो वो एक रोग होता है, उस रोग को बोलते हैं ओलिगो स्पर्मिया। क्या बोलते हैं? ओलिगोस्पर्मिया, है ना, शुक्राणु की जिसके अंदर कमी होती है। अब देखो, जो स्टेरिलिटी होती है, वो सॉरी इनफर्टिलिटी होती है, बंध्यता होती है, उसका कई रीजन होते हैं। पहला, व्यवहारिक, मानसिक। यदि वो दिमागी रूप से कुछ और सोच रहा है, गलत सोच रहा है, ये वो मच्छर नहीं, तो भी हो जाता है। यदि उसको बहुत ज़्यादा प्रताड़ना झेलनी पड़ रही हो, या फिर उसको किसी प्रकार का रेडिएशन में रखा जा रहा हो, है ना, और ये जन्मजात भी हो सकता है ना, कि बचपन से ही वो बच्चा, उसके शुक्राणु खराब बन रहे हो। ये प्रतिरक्षात्मक भी हो सकता है ना, कि इसका इम्यून सिस्टम भी कुछ खराब तरीके से काम कर रहा हो, उसके शुक्राणु खराब हो रहे हो। ये रासायनिक भी हो सकता है कि किसी प्रकार का केमिकल इम्बैलेंस हो रहा हो, तब शुक्राणु या अंडाणु खराब हो जा रहे हैं।
इसके कई रीजन हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के, कोई एक रीजन नहीं हो सकते, कोई एक चीज हम नहीं कह सकते भाई इसी के कारण ये बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, एक रीजन पे हम नहीं कह सकते, इसके कई रीजन हो सकते हैं। ठीक है भाई, ठीक है दोस्त, आगे देखें चलो। तो इन्हीं दोनों को सुधार किया जाता है, इसी शुक्राणु को सुधारा जाता है, इसी अंडाणु को सुधार के लैब में फिर उसको मादा के फैलोपियन ट्यूब में, यहाँ पर जो फैलोपियन ट्यूब है वहाँ पर स्थानांतरित कर दिया जाता है या गर्भाशय में। यदि इसकी क्रिया बोली जाए तो वो क्रिया होती है ART, है ना। ART क्या होती है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर ये सारी क्रिया की जाती है ना। क्या होता है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर ये सारी क्रियाएं की जाती हैं। इसके अंदर दो चीजें हम पढ़ते हैं, एक होता है इन वायो फर्टिलाइजेशन, है ना, एक होता है इन विवो फर्टिलाइजेशन। देखो अब टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं IVF टेक्नोलॉजी, IVF, है ना। IVF टेक्नोलॉजी क्या होती है? इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, है ना। देखो सबसे पहली टेक्नोलॉजी है IVF। IVF टेक्नोलॉजी में क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, समझना, इसको बोलते हैं पात्रे निषेचन। इसमें निषेचन शरीर से बाहर होता है। कहां पर? तो निषेचन शरीर से बाहर होता है। ये एक टेस्ट ट्यूब होती है, ये यहां पे शुक्राणु था, ये यहां पे अंडाणु था, प्रयोगशाला में इसका निषेचन हो गया। अब ये दोनों थे, ये आपस में मिल गए, है ना, ये मिल गए। तो निषेचन जिसका बाहर होता है, नॉर्मली निषेचन कहाँ होता है? नॉर्मली निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में, लेकिन जिसका निषेचन बाहर होता है वो जो टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं वो आते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर में क्या किया जाता है? पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया जाता है, बाहर निषेचन करवाया जाता है, पात्रे निषेचन, और फिर उसको अंतर रोपित किया जाता है ना, उसको फिर ET किया जाता है। ET मतलब एम्ब्रियो को ट्रांसप्लांट किया जाता है। सबसे पहले IVF होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, फिर उसको ET किया जाता है, मतलब एम्ब्रियो को ट्रांसप्लांट किया जाता है, एम्ब्रियो को शरीर के अंदर डाला जाता है ना। कब डाला जाएगा याद रखना, यदि मेल का स्पर्म खराब होगा तो फिर क्या किया जाएगा? फिर डोनर, मेल डोनर लिया जाएगा, वो अपने स्पर्म को डोनेट करेगा। यदि फीमेल का ओवम खराब होगा तो फिर क्या लिया जाएगा? डोनर फीमेल लिया जाएगा, है ना। इसके कई कंडीशन है, फिर उसका स्पर्म इसके स्पर्म से मिलाया जाएगा, डाला जाएगा, तब जा करके सही होगा। जैसे ये चचा है, ये चचा का शुक्राणु खराब है, तो हमने एक डोनर, मेल डोनर का शुक्राणु लिया, अच्छा शुक्राणु लिया, ये आ गया। फिर उसका मादा थी, उसका शुक्राणु अंडाणु अच्छा था, खराब खराब नहीं था, अच्छा था, फैलोपियन ट्यूब भी अच्छी, गर्भाशय भी अच्छा, तो इसी का शुक्राणु लेकर के इसके अंदर इम्प्लांट करवा दिया गया, डाल दिया गया। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा बचवा पैदा हो गया, है ना। उनको संतान की प्राप्ति हो गई। क्योंकि देखो अगर संतान की प्राप्ति नहीं होती है शादी के बाद तो एक मानसिक रूप से एक मतलब एक आपको प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है ना। मानसिक रूप से आप बीमार होने लगते हैं, मतलब गलत सोचते हैं, खराब सोचते हैं, दिन भर अपने में वो रहते हैं ना। थोड़ा सा आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में सबसे पहली टेक्नोलॉजी आती है जिफ्ट, है ना, सबसे पहली आती है जिफ्ट। देखो जिफ्ट को क्या बोलते हैं? जिफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है याद रखना, जाइगोट। जाइगोट किसे कहेंगे? ये है जाइगोट, है ना। जिफ्ट का फुल फॉर्म होता है जाइगोट, आई से इंट्रा, एफ से फैलोपियन ट्रांसफर, है ना। जिफ्ट मतलब क्या होता है? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, यानी कि जो जाइगोट होता है ना, परख नली में, ये क्या है? ये टेस्ट ट्यूब है,
टेस्ट ट्यूब में ये जो बना ये हुआ जाइगोट। जब इस जाइगोट को मादा के फैलोपियन ट्यूब में, यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, तो उसी को बोलते हैं जिफ्ट जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, है ना। अब पूछो डाला कब जाता है? जब जाइगोट 8 सेल स्टेज का हो जाता है तब। कब? जब जाइगोट में 8 कोशिकाएं, अभी 2 कोशिकाएं हैं, 2 से 4 होंगी, 4 से 8 होंगी। जब 8 कोशिकी अवस्था का जाइगोट हो जाएगा तो उसको ले जाकर के कहां पे, याद रखना, फैलोपियन ट्यूब में उसको ट्रांसफर किया जाएगा। और फिर वो फैलोपियन ट्यूब से आगे जाकर के यूट्रस में पहुंच जाएगा, गर्भाशय में पहुंच जाएगा। ठीक है, पहली टेक्नोलॉजी है जिफ्ट। एंड सेकेंड इज आईयूटी। आईयूटी क्या होता है? इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। दिख रहा है? ऑन इधर दिखाइए, एलसीडी मुझे दिखाइए। हाँ नीचे, और अच्छा और नीचे तक लिख सकता हूँ। हाँ तो देखिए, जो आईयूटी है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर है, वो 8 ब्लास्टोमियर्स, क्या है? 8 ब्लास्टोमियर्स से अधिक जब हो जाता है। देखो, अगर 8 सेल स्टेज रहेगी, 8 सेल स्टेज रहेगी तो उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन अगर 8 सेल स्टेज से वो बड़ा हो गया, अधिक हो गया, तो उसको यूट्रस में सीधे गर्भाशय में अंतरोपित करेंगे, है ना। तो आईयूटी क्या होता है? इसमें इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, मतलब इसमें जो जाइगोट होता है उसको सीधे गर्भाशय में अंतरोपित करने की क्रिया होती है, जिसको बोलते हैं आईयूटी, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, है ना। इसको सीधे गर्भाशय में क्या किया जाता है? अंतरोपित किया जाता है। ये समझ गए, है ना। अंडाणु शुक्राणु को बाहर निकाल के अंतरोपित किया गया, इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर ये दोनों आए। अब पढ़ेंगे, पात्री निषेचन पढ़े थे, अब हम लोग पढ़ेंगे जीवे निषेचन, इन वायो फर्टिलाइजेशन। मिटा दो इसको मैं, देखना अभी। इसमें टेस्ट ट्यूब बेबी का कोई काम ही नहीं होता, है ना। इसमें पता लगे अंडाणु वहीं पे रखा ही है, अंडाणु के अंदर ही सीधे शुक्राणु डाल दिया गया, है ना। इन वायो फर्टिलाइजेशन, इसको बोलते हैं जीवे निषेचन, है ना। इसमें टेस्ट ट्यूब का काम नहीं रहता है, मतलब अंडाणु शुक्राणु को बाहर निकालते भी हैं। देखो, इस जीवे फर्टिलाइजेशन के अंदर सबसे पहले आता है जिफ्ट। जिफ्ट क्या होता है? देखना, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। गैमीट, कौन से गैमीट? मेल गैमीट। मेल गैमीट क्या है? स्पर्म है। जैसे इस मादा का अंडाणु तो अच्छा है, लेकिन जिससे शादी हुई है उसका शुक्राणु नहीं अच्छा है, इसलिए शुक्राणु को, डोनर मेल से शुक्राणु को लेंगे और उस शुक्राणु को सीधे कहां पे? फैलोपियन ट्यूब में डाल देंगे, जिससे वो निषेचन कर लेगा और एक बच्चे का निर्माण कर लेगा। ये कॉस्टली होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा पैसे वाला होता है ना। या फिर ऐसे हो सकता है ना, ये मेल का शुक्राणु खराब था, ठीक है। यदि हम देखते हैं गैमीट फीमेल, मेल का जिससे शादी हुई है उसका शुक्राणु तो अच्छा है, लेकिन जो शादी की है लड़कियां, उसका शुक्राणु खराब, उसका अंडाणु खराब है, तो डोनर मेल से ओवम को लेंगे और उस ओवम को लेके कहां पे डाल देंगे? फैलोपियन ट्यूब में रख देंगे, और फिर इधर से सेक्सुअल एक्टिविटी होगी, मैथुन की क्रिया होगी, शुक्राणु अंदर जाएगा, बच्चा बना लेगा, है ना। ऐसे होता है। सोचो टेक्नोलॉजी कहां से कहां तक पहुंच गई। बिल्कुल सिंपल है, डोनर का लेकर के डाल दिया जाता है। ये हुआ जिफ्ट। जिफ्ट जैसे देखो, अब देखो क्या होता है, एक चीज और, जैसे इस मेल का शुक्राणु ले लिए, इसका अंडाणु ले लिए, है ना। इस मेल के शुक्राणु और अंडाणु को आपस में मिला के एक युग्मनज बना लिए, है ना। और इस युग्मनज को तुम ना इस मादा के गर्भाशय में नहीं डाले, ये एक चाची थी, इसके गर्भाशय में डलवा दिए, है ना।
यानी कि शुक्राणु और अंडाणु इन दोनों का है, लेकिन जो बचवा पैदा कर रही है वो ये सिर्फ इसको पैदा करना है। इसको खाना देंगे, अच्छा खाना खाए पिएगी, ये पैदा करेगी, तो इसको बोलते हैं सैरोगेट मदर, है ना। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको सैरोगेट मदर बोलते हैं, है ना। जैसे शुक्राणु और अंडाणु किसी और का बच्चा कोई और पैदा कर रही है। बताइए, तो ये हुआ पहले जिफ्ट, ये हुआ सैरोगेट मदर। इसके बाद इसमें आता है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ICSI ये बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है। ये देखो इसमें क्या है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। देखो ICSI में देखो नाम देखो, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, मतलब ये अंडाणु है, एक इंजेक्शन को लिया जाता है और उसी इंजेक्शन के माध्यम से शुक्राणु यहाँ रहता है, उसको सीधे इसके अंदर डाल दिया जाता है, अंडाणु के अंदर। इस क्रिया को बोलते हैं ICSI, है ना, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। डायरेक्टली मादा के फैलोपियन ट्यूब में इसी शुक्राणु को डायरेक्ट डाल दिया जाता है। ढेर सारे शुक्राणु यहाँ पे काम नहीं करते, सिर्फ एक शुक्राणु को चिन्हित किया गया, फिर इसी को डाल दिया गया। जो ICSI टेक्नोलॉजी के अंदर जो बच्चा पैदा होता है ICSI के द्वारा, उसकी हाई पॉसिबिलिटी होती है कि वो ग्रोथ कर जाता है, मतलब भ्रूण बन जाता है, फिर आगे वो चला जाता है। अब जैसे देखो ICSI किया, लेकिन उसका यूट्रस नहीं चेक किया था, डॉक्टर ने यूट्रस नहीं चेक किया। जब यूट्रस उसका खराब हो गया था, मतलब नहीं सही था, तो भ्रूण तो बना, लेकिन जब यूट्रस में ठहरने के लिए आया तो यूट्रस उसको ठहर ही ना पाई, है ना। जैसे आप किसी चाचा मौसी ताऊ ताता यहाँ जाते हो, अगर वो सही से बिहेव नहीं करेंगे, तुम क्या करते हो, एक दो दिन में भाग आते हो। अगर सही से बिहेव करें तो पता लगे पूरे साल रुक गए, और सही से बिहेव कर दें तुम वहीं पे बोरिया बिस्तर डाल ले कि चाचा मैं यहीं रहूँगा आप, है ना, जैसे मैं रहता था है ना। तो क्या था, ऐसे ही अगर यूट्रस ने भ्रूण के साथ सही से बिहेव नहीं किया, यूट्रस खराब है, सही से बिहेव नहीं किया, भ्रूण गिर गया नीचे, चला गया, मर गया। अगर सही से बिहेव किया तो ठहर गया, बच्चा पैदा हो गया। सही से बिहेव करना मतलब आपका जो यूट्रस है वो स्वस्थ है, वो हेल्दी है, सही से बिहेव कर रहा है। और अगर सही से बिहेव नहीं कर रहा है तो यूट्रस आपका अनहेल्दी है, बस सिंपल, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। और एक और क्रिया होती है IUI, है ना, इंट्रा यूट्राइन इंसेमाइनेशन। देखो टेक्नोलॉजी कैसे बढ़ गई है। IUI, है ना, ब्लैक से लिख दूं, ये नमवा में सब लिखा है, इंट्रा यूटेराइन इंसेमाइनेशन, मतलब अच्छे शुक्राणुओं को सीधे यूट्रस में इंसेमाइनेशन कर दिया जाएगा। इंसेमाइनेशन मतलब वहीं पे सीधे डाल दिया जाएगा, सीधे ले जा करके गर्भाशय में ही वीर्य का सेचन कर दिया जाएगा। जैसे इसका नर का वो खराब है शुक्राणु, तो जो डोनर मेल रहेगा उसका शुक्राणु लेंगे और उस शुक्राणु को सीधे गर्भाशय में छोड़ देंगे, क्योंकि हमें पता है मादा का अंडाणु फैलोपियन ट्यूब गर्भाशय स्वस्थ है, हेल्दी है, सीधे छोड़ देंगे, बच्चा पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तकनीक को बोलते हैं IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमाइनेशन, है ना। अगर फीमेल का सब ठीक रहता है तब, है ना, इसको आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन के नाम से भी जानते हैं, AI के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो देखो अगर आज की डेट में देखो, अगर बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, कोई दिक्कत हो रही है, तो टेक्नोलॉजी हमारी इतनी आगे जा चुकी है कि सारी चीज़ों, मतलब सारा कुछ उपाय है। तुम हाँ बस बोलो, बच्चा खटाक से तुम्हारे पास होगा, है ना। तो ये टेक्नोलॉजी, ये तकनीक टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के अंदर आती है। और अगर पूछा जाए सबसे पहली भारत की टेस्ट ट्यूब बेबी कौन है, तो वो दुर्गा है, और एक हर्षा चावड़ा करके हैं, है ना। तो वो भी हैं, लेकिन दो हैं उनमें मतभेद है। दुर्गा भी कभी आप गूगल करेंगे, सही से पढ़ेंगे, दोनों में मतभेद है, कोई दुर्गा को बोलता है, कोई हर्षा को बोलता है।
है ना। और दुर्गा जो थे उनको डॉक्टर विकास या सुभाष उपाध्याय ने उनको वो किया था, टेस्ट ट्यूब बेबी उनको जन्म दिया था। और आज भी दोनों लोग हैं, है ना। हाँ, दुर्गा और हर्षा दोनों हैं अभी। ये टेस्ट ट्यूब बेबी से इनका जन्म हुआ है। और धीरे धीरे करके जब पहली बार हुआ होगा, सोचो लोग वो किए होंगे, विरोध किए होंगे, लेकिन अब धीरे धीरे ये सब एडॉप्टेबिलिटी हो गई, सब लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। जिसको बच्चे नहीं होते जाते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में, है ना। जो है टेस्ट ट्यूब बेबी जो है आईवीएफ सेंटर खुले हुए हैं, तो वहीं पे जाते हैं, अपना करवा लेते हैं, बच्चे पैदा हो जाते हैं, है ना। तो चीज़ें देखो, टेक्नोलॉजी बदल रही हैं, इस टेक्नोलॉजी बदलते हुए टेक्नोलॉजी का आप लोग भी हिस्सा बनिए और कुछ करिए। कुछ करिए मतलब कुछ अच्छा करिए। है ना। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, बायोमन को सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। मुझे उम्मीद है पढ़ के अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। और भी वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट पर जा करके हमारे सभी वीडियोस को अच्छे तरीके से देख सकते हो, पढ़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। आज के लिए यहीं तक। तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।